तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल क्लास क्यों नहीं आ पाई थी? कल क्लास इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम थी जो सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि विजुअल्स भी आपको, जैसे मेरी वीडियो भी शायद फोटो नहीं दिख रही होगी। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, कंटेंट पे ध्यान देना है। ये नहीं देना है कि क्या नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें कंटेंट पर केवल ध्यान देना है। क्या कर रहे थे हम लोग? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए घटनासार की जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसमें आपके साथ कल क्या देख लिया था? यूपी के तथ्यसार देख लिए थे। यूपी के जो भी फैक्ट्स थे उनको ट्रिक्स के साथ याद कर लिया था। आज क्या करेंगे? आज हम चर्चित व्यक्ति और स्थल को देखेंगे। तो आप कल क्या देख लिया था आपके साथ? देखिए, पूरे इंटरनेशनल जो आपके आलू संस्थान या केंद्रीय आलू संस्थान जो अनुसंधान केंद्र थे उनको याद कर लिया था। पूरे आपके साथ यूपी के फैक्ट्स देख लिए थे और आपको हाईलाइट करके भी पीडीएफ ग्रुप पर डाल दी गई है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, नीचे लिंक मिलेगी आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में। तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और ये सारी हाईलाइटेड पीडीएफ क्लास के बाद आपको अपलोड करके उपलब्ध करा दी जाती है। आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे हम समसामयिकी की जो वार्षिकी है उसमें क्या देख रहे हैं, चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल देखेंगे। और ये क्या है, इसका मतलब जो आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करके जो पीडीएफ दी जा रही है या जो आपको फैक्ट या जो जो भी आपको तथ्य ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिया जाएगा, तो उसका क्या मतलब है, वो बहुत ज्यादा हाई यील्ड टॉपिक है, मतलब कि एक्सपेक्टेड टॉपिक है, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं, चर्चित व्यक्ति देखते हैं। चर्चित व्यक्ति देखेंगे। क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले आपको पता ही है हम कैसे याद करते हैं इसको। हम करते हैं कि सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आपके साथ टॉपिक देखेंगे, क्या न्यूज़ है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसका रेलेवेंस देखते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, ट्रिक्स के साथ हम याद कर लेते हैं जिसमें ट्रिक्स बनाई जा सकती है। तो पहला देखते हैं, पहला चर्चित व्यक्ति कौन है? ये है आपका कार्लो एक्सक्यूटिक। कार्लो एक्सक्यूटिक है। पोप लियो 14वें ने सितंबर 2025 को कार्लो एक्सक्यूटिव को क्या किया है? कैथोलिक चर्च का पहला सहस्त्राब्दी संत, सहस्त्राब्दी संत मतलब मिलेनियल सेंट, सहस्त्राब्दी संत घोषित किया है। और जिसका क्या है, ल्यूकोमिया से निधन हो गया है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपनी आस्था को फैलाने के लिए गॉड इन्फ्लुएंसर के रूप में जाना जाता है। तो कार्लो एक्सक्यूटिक कौन है? ये इसको क्या बोला जाता है? आपका मिलेनियल सेंट बोला जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? गॉड इन्फ्लुएंसर के नाम से। कैथोलिक चर्च और चर्च के बारे में यूपीपीसीएस या आयोग पूछता रहा है, आर ओ पीसीएस या बीओ के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऐसे बनाता रहा है, इसलिए ये काफी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है काला और क्यूट, काला और क्यूट। देखिए, कार्लो क्यूटिक, एक्सक्यूटिक और कार्लो, काला क्यूट। तो ऐसे याद रखना है, जब कोई भी व्यक्ति काला होगा, यहाँ देखिए कोई रंग भेद या नस्ल भेद नहीं किया जा रहा, बस याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई जा रही है, आपको किसी भी तौर से याद हो जाए, किसी भी तरीके से याद हो जाए। हम लोगों का मोटिव यही होता है कि हमें एग्जाम तक याद करना है बस। तो हमें क्या बनाना है? कार्लो से काला और क्यूटिक से, एक्सक्यूटिक से क्यूट। तो काला क्यूट। तो जो व्यक्ति काला है लेकिन क्यूट है, तो क्या कर रहा है? अपने आप को गॉड इन्फ्लुएंसर के नाम से या गॉड इन्फ्लुएंसर बता रहा है, गॉड का इन्फ्लुएंसर बता रहा है। तो ठीक है, क्या करना है? काला और क्यूट। कोई व्यक्ति काला है लेकिन बहुत क्यूट है, वो गॉड को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहा है या गॉड इन्फ्लुएंसर के नाम से अपने आप को जता रहा है। तो मैं यहाँ से ऐसे याद कर लेना है। अब दूसरा क्या है? दूसरा चर्चित व्यक्ति है मितेश खापरा जी। तो ये क्या हुए हैं? दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन है जो, उसने 2025 की जारी सूची में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर मितेश खापरा को क्या किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल कर दिया है। किसने? टाइम्स की जो मैगजीन की सूची निकलती है, तो दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची किस फील्ड में? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में जो 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की जाती है, उसमें मितेश खापरा जी को क्या किया है? शामिल कर लिया है। और ये कौन है? ये भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी और एआई फॉर भारत के शानदार काम करने के लिए उन्हें सम्मान दिया गया है। अब एआई फॉर भारत क्या है? एआई फॉर भारत नाम से ही समझ आ रहा है, एआई फॉर भारत, भारत के लिए एआई, मतलब इसका क्या मतलब है? एआई को भारतीय भाषाओं में डेवलप करने की प्रयास किया जा रहा है। प्रोफेसर खापरा एआई फॉर भारत पहल के संस्थापक हैं, जो भारतीय भाषाओं में एआई को आसान बनाने और ओपन सोर्स टूल, ओपन सोर्स टूल मतलब कोई भी यदि ऐप ऐप बनाना चाहते हैं, ऐप डेवलप करना चाहता है किसी लैंग्वेज में, तो क्या करेंगे? ये उनके लिए ओपन सोर्स उपलब्ध करा देंगे, ओपन रहेगा ये, ओपन सोर्स टूल और डेटाबेस विकसित करने की एक पहल है। तो समझे, मितेश खापरा जी को क्या किया है? टाइम मैगजीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर लिया है। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, इन्होंने क्या बनाया? एआई फॉर भारत, भारत के लिए कोई एआई बना रहा है,
ऐसा डिवाइस या ऐसा ओपन सोर्स टूल डेवलप कर रहा है जो क्या कर रहा है, आपका भारतीय भाषाओं में एआई को आसान बनाने का प्रयास करेगा। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, एआई फॉर भारत, याद कैसे रखना है कि एआई के फील्ड में कोई भारत के लिए काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, अपनी मति खपा रहा है, अपनी मति खपा रहा है, मति का मतलब अपनी बुद्धि, अपनी मति खपा रहा है, तभी वो भारत के लिए एआई फॉर भारत ऐसा कोई ओपन सोर्स टूल या ऐप डिजाइन कर पा रहा है। तो क्या करना है, मितेश खापरा से क्या करना है, कोई मति खपा रहा है, इसलिए वो ऐसा एडवांस्ड या ओपन सोर्स टूल या डेटाबेस विकसित करने की पहल में आगे जा पा रहा है। तो हमको मितेश खापरा जी याद रख लेना है, कार्लो एक्सक्यूटिव याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, जो आपको येलो कलर से हाईलाइट करके दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार थोड़ा सा ये कि ये कम इंपॉर्टेंट है, जो मितेश खापरा या आपको जैसे कार्लो एक्सक्यूटिव, इनसे कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ऐसे बताया गया है कि ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट करके दिया गया है और आपको येलो हाईलाइटर से हाईलाइट करके दिया गया है। तो अब देखना, तेजस्वी मनोज, भारतवंशी तेजस्वी मनोज को टाइम्स मैगजीन के किड ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए चुना गया है। जो तेजस्वी मनोज हैं, ये लड़की है आपकी, तो तेजस्वी मनोज जो गर्ल है या 17 वर्षीय तेजस्वी है, ये मतलब छोटी बच्ची है 17 वर्ष की, तो क्या करना है, भारतवंशी तेजस्वी मनोज को टाइम्स मैगजीन के किड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, किड ऑफ द ईयर अवार्ड इनको प्राप्त दिया गया है। अब इन्होंने किया क्या है, ये क्या करते हैं, वृद्धों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उनकी रिपोर्ट में मदद करने के काम करती हैं। क्या करती हैं कि जो यूएसए के वृद्ध हैं या यूएसए के बुजुर्ग अमेरिकी हैं, उनकी सुरक्षा, उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, किससे, ऑनलाइन धोखाधड़ी से, इसलिए इनको क्या किया गया, टाइम्स मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, याद कैसे रखना है इसको, किड ऑफ द ईयर किसी को बनाया गया है जब टाइम्स मैगजीन के द्वारा, तो वह महिला या वह बच्ची क्या होगी, बहुत तेजस्वी होगी, बहुत तेजस्वी होगी, इसीलिए वो ऐसा काम कर पा रही है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए और रिपोर्ट में मदद करने के लिए काम कर रही है। तो ऐसी बच्ची जो बहुत तेजस्वी है, तभी वो ऐसा काम कर पा रही है, ऐसे याद रख लेना है। उसके बाद सीधा सीधा देखना है आस्था पुनिया को। आस्था पुनिया क्या है, ये सब लेफ्टिनेंट है, कहाँ, भारतीय नौसेना में, और ये क्या हुई है, पहली भारतीय फाइटर महिला बनकर इतिहास रच दिया है इन्होंने। इन्होंने क्या किया है, भारतीय नौसेना की ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है और इन्होंने इस फील्ड में क्या किया, इतिहास रच दिया है। तो आस्था पुनिया, जिस महिला को या जिस फाइटर पायलट को अपने ऊपर आस्था होगी, तभी वो ऐसा इतिहास रचने का काम कर पाएगी। जिस महिला फाइटर पायलट को अपने ऊपर आस्था होगी, जब अपने ही ऊपर आस्था नहीं होगी उसको, तो वो दूसरे में आस्था क्या रखेगी, जब उसे अपने ऊपर आस्था होगी, तभी वो ऐसे इतिहास रचने वाले क्या कर पाएगी, काम कर पाएगी। तो मैं ऐसे इसको फैक्ट्स या ट्रिक्स को बना के ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, फौजा सिंह। फौजा सिंह को कैसे, क्या है फौजा सिंह, विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक हैं ये। इन्होंने क्या हुआ है, ये 114 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ है, जालंधर में इनका निधन हो गया, किसमें, और वो भी देखिए 114 वर्ष की आयु में भी ये सामान्य मतलब घटना से नहीं, इनका क्या हुआ है कि सड़क दुर्घटना से इनका निधन हो गया है। ये क्या हो रहे थे, ये अपने ढाबा, इनका एक ढाबा चलता है, ये सेम इनके बेटे के लिए, मतलब इनकी बेटे की मृत्यु भी सड़क दुर्घटना में हुई थी और इनकी मृत्यु भी सड़क दुर्घटना में हुई थी। इनके बेटे की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी याद में उन्होंने एक ढाबा बनाया था, जिस ढाबे के पास ही ये टहल रहे थे, तो पीछे से जो एक गाड़ी आई उनको टक्कर मारते हुए चली गई, तो इनका निधन हो गया। फौजा सिंह हैं कौन, ये हैं आपके मतलब भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के, लेकिन ये ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश की इन्होंने नागरिकता ले ली थी, और इन्होंने ये मैराथन धावक हैं, इन्होंने काफी मतलब काफी इनको अवार्ड भी मिले, काफी मैराथन इन्होंने जीती भी हैं। तो मैं क्या रखना है, फौजा सिंह याद। फौजा सिंह का क्या हुआ, 114 वर्ष की आयु में जालंधर में इनका निधन हो गया है, और ये कौन है, विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक हैं। अब इनको याद कैसे रखना है कि सबसे उम्रदराज मैराथन धावक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फौजी जैसा सीना या फौजी जैसा कड़ा बनना होगा, फौजी जैसा सीना चाहिए होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, सबसे उम्रदराज मैराथन धावक बन पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको फौजी जैसा, आपको कलेजा या फौजी जैसा आपको सीना चाहिए होगा, तभी आप विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक बन सकते हैं। उसके बाद देखते हैं तेजवीर सिंह। पंजाब के रोपड़ जिले के 6 वर्ष 9 महीने 4 दिन के मतलब लगभग 7 वर्ष का ये बच्चा है जो, वो तेजवीर सिंह ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दुनिया में सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया है। क्या किया है, तेजवीर सिंह है जो, इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस के बारे में आपको पता होगा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो तेजवीर सिंह ने क्या किया है, इसकी चढ़ाई करने को सफलता प्राप्त करी है, और ये विश्व के क्या बने हैं, सबसे युवा या सबसे युवा बने हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई की है। अब याद कैसे रखना है, कोई युवा या कोई बहुत छोटा बच्चा है, जिसका सबसे छोटा बच्चा मतलब जिसने
क्या किया, माउंट एलब्रुस की चढ़ाई की। तो याद कैसे रखना है, तेगबीर को हमें याद रखना है तेज वीर। जब कोई बच्चा तेज होगा, वीरों जैसा काम करेगा, तभी वो ऐसा कोई काम कर पाएगा कि माउंट एलब्रुस की चढ़ाई चढ़ पाएगा इतनी छोटी उम्र में भी। तो याद कैसे रखना है हमें, तेज वीर। तेज वीर से हमें याद रखना है, तभी हम याद रख पाएंगे कि ऐसा कोई छोटा बच्चा जिनने माउंट एलब्रुस की चढ़ाई की है। उसके बाद एक देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट ये लगा था, लॉर्ड स्वराज पॉल, ये भारतीय मूल के क्या है, ब्रिटिश कारोबारी हैं। इनका भी निधन हो गया है हाल ही में। इन्होंने क्या किया है, ये कपारो ग्रुप की नींव रखी थी इन्होंने, और ये कंपनी आगे चलकर ब्रिटेन की सबसे बड़ी इस्पात कन्वर्जन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक बन गई है। इनका क्या हो गया, अभी हाल में निधन हो गया है। इन्हें नाइटहुड की भी उपाधि प्राप्त है। तो क्या हुआ है, लॉर्ड नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्राप्त है। लॉर्ड स्वराज पॉल को आपको कैसे याद रखना है, इनका अभी निधन हो गया है, और ये कपारो ग्रुप के मेंबर थे, या कपारो ग्रुप के क्या थे, मतलब कि ये सीईओ थे, इन्होंने नींव रखी थी उसकी। और ये ब्रिटेन की जब कंपनी आगे चलकर बहुत बड़ी ब्रिटेन की इस्पात कन्वर्जन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक बन गई, नाइटहुड की इन्हें उपाधि प्राप्त थी। अब उसके बाद देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, एक मिनट, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। देखिए, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन आप जैसे जानते होंगे, हेमंत विश्व सोरेन को जानते होंगे, जो हेमंत सोरेन है अभी कहाँ, झारखंड के जो आपके चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, इनके ये पिताजी हैं शिबू सोरेन। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आपको झामुमो है, इनके संस्थापक थे, और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या है, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये झामुमो के संस्थापक हैं। तो क्या हुआ है, इनका हाल ही में निधन हो गया 81 वर्ष की आयु में। अब ये क्या है, दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध सोरेन झारखंड की राजनीति में आदिवासी समाज के प्रतीक माने जाते थे। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में दिशोम गुरु के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया है, ये किस नाम से जाने जाते थे, मतलब इनका क्या नाम है, ये कौन व्यक्ति हैं, या दिशोम गुरु के नाम से कौन जाना जाता था, आपको ऐसे याद रखना है। अब देखिए, अब आपको पूछा जाएगा दिशोम गुरु, लेकिन आपको याद कैसे रखना है इसको, देखिए दिशोम, आपको शब्द यहाँ से दिशोम पकड़ना है। तो दिशोम का मतलब होता है चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, या चतुर्दिक, या जो चारों दिशाओं का जिसको ज्ञान हो, चारों दिशाएं देख लेता है, दिशोम, दिशोम से पकड़ना, चारों ज्ञान, चारों दिशाओं का गुरु, दिशोम गुरु, चारों दिशाओं का गुरु, ज्ञान रखने वाला। और फिर उसके बाद शंभु, सिंबु से क्या पकड़ना है आपका, आपको पकड़ना है शंभु, शंभु क्या है, शंकर जी का नाम, शिव जी का नाम भी है ना आपका शंभु। तो शंभु को, शिव को क्या है, शिव जी को आपको चारों दिशाओं का ज्ञान है। त्रिनेत्र जब वो खोलते हैं, तो उनका देखिए, त्रिनेत्र खोलना या चारों दिशाओं का ज्ञान होना, तो शंकर जी को क्या है, चारों दिशाओं का ज्ञान होता है। तो अब कैसे पकड़ेंगे, दिशोम गुरु, मतलब चारों दिशाओं का ज्ञान रखने वाला कौन है, शिंबु शंभु, शिंबु से आप शंभु पकड़ेंगे। तो अब जब ऐसे ट्रिक बना लेंगे, ऐसे निमोनिक्स बना लेंगे, तो अब जब एग्जाम में आ जाएगा ना, दिशोम गुरु के नाम से कौन जाना जाता है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, और ऐसे नाम दे देंगे, तो अब इजीली फिर उसको क्या कर लेंगे, इजीली आप एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा ना कि अच्छा हाँ, ये तो ऐसे हमने याद किया था, चारों दिशाओं का जिसको ज्ञान होगा उसको हम शंभू या शंकर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक फैक्ट ये देख लीजिए, जो डंगेटी जानवी है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के पाल कोल्लू की रहने वाली 22 वर्षीय जानवी हैं, जो इनको क्या हुआ है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक लॉन्च, मतलब सफलतापूर्वक पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और जानवी को नासा के टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने के लिए चुना गया है। तो डांगेटी जानवी को आपको कैसे याद रखना है, इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को इन्होंने पूरा किया है, और क्या है, इन्हें नासा के टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्टेशन के लिए भेजे जाने के लिए चुना गया है। तो आपको ऐसे याद रख लेना है इसको। अब उसके बाद देखिए विश्वनाथ कार्तिकेय, अब इनकी न्यूज देखते हैं। ये आपको पीछे भी कराया था और काफी टाइम से ये चर्चा में है। हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय ने क्या किया है, ये देखिए, विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी 7 समिट चैलेंज पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पहले भारतीय तथा विश्व स्तर पर दूसरे पर्वतारोही, मतलब वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर और भारत में सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने क्या किया है, विश्वनाथ कार्तिकेय ने 7 समिट चैलेंज, मतलब विश्व के में जो 7 महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली ये व्यक्ति बन गए, भारत के पहले और विश्व के दूसरे। जैसे देखिए, दक्षिण अमेरिका की आपको जानते हैं कांकागुआ, जी आपकी अर्जेंटीना में है। उत्तर अमेरिका की डेनाली, जी आपकी अलास्का में है। अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रोज, अंटार्कटिका की माउंट विल्सन, ऑस्ट्रेलिया की कुशकाओ। तो ये सारे जो 7 महाद्वीप हैं, आपकी जो 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, आपको एक तो यहाँ से ये पकड़ में आ गया होगा कि 7 महाद्वीप की ऊंची चोटी कौन कौन सी है।
तो आपको जिसको नहीं पता है, जो जैसे मान लीजिए अफ्रीका की नहीं पता है या ऑस्ट्रेलिया की नहीं पता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए उसको। तो यहाँ से आपके देखिए एक फैक्ट और भी पता चल गया। अब हमें याद कैसे रखना है विश्वनाथ कार्तिकेय को, तो हमें विश्वनाथ कार्तिकेय को कैसे याद रखना है, हम करेंगे विश्वनाप। विश्वनाथ को हम पढ़ेंगे विश्वनाप कार्तिकेय। कैसे पढ़ेंगे, विश्वनाप कार्तिकेय। अब आपको जब पता होगा कि गणेश और कार्तिकेय की जब एक बार बहस हुई थी, तो पार्वती जी ने क्या कहा था कि सबसे मतलब भक्त मैं उसी को मानूंगी या सबसे योग्य उसी को मानूंगी जो पूरे विश्व का चक्कर लगा के आ जाएगा। सबसे पहले जो पूरे विश्व का चक्कर लगा के आ जाएगा तो उसको ही सबसे योग्य मानेंगे। तो कार्तिकेय जी ने क्या किया है, कार्तिकेय जी गए और पूरे विश्व का चक्कर लगाना शुरू कर दिए। सातों महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटियों का चक्कर लगाया, सातों महाद्वीप का चक्कर लगाया। लेकिन गणेश जी ने क्या किया, शंकर और पार्वती जी के ही चक्कर लगाए कि मेरा विश्व तो आप ही है। तो ये कहानी आपको पता ही होगी। तो हमें कैसे रखना है कि कार्तिकेय ने पूरा विश्व नाप दिया, पूरा विश्व नाप दिया और इसका एक रिकॉर्ड बना दिया। पूरा विश्व नाप के कार्तिकेय ने रिकॉर्ड बना दिया है। तो बस अब आपको जब भी आएगा ना कि सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, विश्वनाप कार्तिकेय। विश्वनाप, विश्व को नाप दिया है उस कार्तिकेय ने, तो वो बने सबसे कम उम्र के कौन बने हैं, व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पहली बार सातों समिट पे चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए भारत के। उसके बाद देखिए छोंजिंग आंगमो। छोंजिंग आंगमो को क्यों याद रखना है, हिमाचल में किन्नौर जिले निवासी की हैं ये, आदिवासी महिला हैं और इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर तो बहुत से लोग चढ़ते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है, अब देखिए बड़ी बात यह है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी है और दुनिया की 5वीं ये दृष्टि बाधित महिला पर्वतारोही बनी है। मतलब दृष्टि बाधित हैं ये, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड मतलब दृष्टि बाधित महिला पर्वतारोही, मतलब जो देख नहीं पाती फिर भी सोचिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं। और ये भारत की पहली ऐसी महिला बनी है और दुनिया की 5वीं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली महिला बनी या भारत का किसी ने कोई कुछ काम पहला किया हो, इसलिए इनको हमें क्या करना है, याद रखना है। और नाम क्या है, आपको नाम दिखा दिया, छांजिंग आंगमो, हिमाचल प्रदेश की है ये छांजिंग आंगमो, जो दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित और भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है जिन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। उसके बाद वाल्मीकि थापर को देख लीजिए। वाल्मीकि थापर क्या है, टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध है ये, और ये क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया इन्होंने अपना पूरा जीवन। तो वाल्मीकि थापर से में क्या याद रखना है, आपको पता होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका जो बिहार में है, तो उससे आप याद कर लेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर के लिए ही काम करते हैं, इसलिए इनका क्या नाम है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको। अब इनकी पुस्तक भी देख लीजिए एक बार, ये भी काफी ईजी है। जैसे ही आप देखेंगे कि वाल्मीकि टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, तो टाइगर से पकड़ा। अब देखिए उनकी बुक में भी सभी में टाइगर आएगा। लैंड ऑफ द टाइगर, अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, टाइगर फायर है, 1500 ईयर्स ऑफ द टाइगर इन इंडिया। तो इनकी सारी बुक में टाइगर टाइगर आएगा, क्योंकि इनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए ये क्या है, जो रोमिला थापर है ना आपकी लेखिका, रोमिला थापर के भतीजे, मतलब रोमिला थापर इनकी बुआ लगती हैं और ये शशि कपूर के क्या है, दामाद है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार देख लीजिएगा, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन व्यक्ति है, या इनकी बुक के बारे में पूछ ले, तो आप इसको याद रखिए। उसके बाद देखते हैं पायल कपाड़िया। अब पायल कपाड़िया के बारे में क्या याद रखना है, पायल कपाड़िया के बारे में तो हम जानते हैं कि इनको क्या हुआ था 2024 में कांस फेस्टिवल में, जो प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार है जो इनको मिला था, किसके लिए मिला था, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इनकी जो क्या थी, फीचर फिल्म थी, पहली निर्देशक इसकी डायरेक्टर थी जो ये, उसकी फिल्म का नाम क्या है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो आपको याद है 2024 में से कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार दिया गया था। अब क्या हुआ है इनको, अब इनको देखिए फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिसर डांस एल ऑर्डरेस ऑर्ड्स एट डेस लेट्रेस, मतलब इन्हें क्या हुआ है, फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार मिला है। किसको, पायल कपाड़िया को। पायल कपाड़िया को क्या मिला है, फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। और ये शायद उतना ना पूछा जाए, लेकिन इसके पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको ग्रैंड प्रिक्स जो अवार्ड मिला था, ये पूछा जा सकता है कि इनकी फिल्म का नाम क्या है, तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद देखिए कैटरीना कैफ को क्या बनाया, मालदीव पर्यटन अभियान के इन्होंने क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि किस देश ने अपने पर्यटन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस व्यक्ति या किस महिला को चुना है। और देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, पोप लियो 14वां। पोप लियो, अब जैसे आपको बताया था, पोप लियो ने क्या किया है, आपका काला और क्यूट, आपको पीछे बताया था कार्लो एक्यूटिस,
काला और क्यूट व्यक्ति को क्या किया है, गॉड इन्फ्लुएंसर या मिलेनियल सेंट के रूप में इनको घोषित किया था। अब पॉप लियो 14 भी रिसेंट में बने हैं, तो इनके बारे में भी न्यूज़ है, क्योंकि ये अमेरिका के पहले ऐसे नागरिक हैं जिनको पोप बनाया गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो 2025 को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को 267 भी आपको याद रखना है, सीधा पूछा जाएगा। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नंबर का पोप बनाया गया है, तो वैसे तो इनको बनाया गया पोप लियो 14वां, लेकिन ये 267वें पोप के रूप में चुना गया है इनको। तो हमें क्या याद रखना है, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस और 267वां इनको पोप चुना गया है। लेकिन मेन तो आपको कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस याद रखिए, जो पोप लियो 14वें बने हैं, ये अमेरिकी व्यक्ति हैं। और उसके बाद देखिए अगला फैक्ट देखते हैं, के कस्तूरी रंजन का हाल ही में निधन हो गया है। अब देखिए देश के प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन की 84 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया, निधन हो गया है। इसरो के ये चेयरमैन रहे, उसके बाद क्या रहे, अंतरिक्ष आयोग के भी अध्यक्ष तथा भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रहे। तो के कस्तूरी रंजन के बारे में आपने काफी सुना भी होगा कि इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इसरो की फील्ड में या स्पेस की फील्ड में इनका बहुत महत्व रहा है। ठीक है, तो हमें इसलिए इनको याद भी रखना है। पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। क्योंकि आपने पीछे के जो PYQs देखे होंगे उसमें आपको सीधा पूछ लेता है, या मृत्यु या निधन के बारे में 4 लोगों का दे देगा नाम, इनको क्या करेंगे कि सीक्वल से लगाइए, किसका निधन पहले हुआ है, किसका निधन बाद में हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो हम देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हाल ही में किसका निधन हुआ है। जैसे रिसेंट टाइम में, या मतलब 2025 से चलते हैं, तो 2024 को पहले देखते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपका रतन टाटा जी का निधन हुआ है, फिर उसके बाद किसका निधन हुआ है, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। उसके पहले बीच में आप देखिए, पहले 1 मिनट, मनमोहन सिंह से पहले भी आपका किसका निधन हो गया था, उसके पहले हो गया था आपका जाकिर हुसैन, जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं, आप जानते हैं जाकिर हुसैन के बारे में, इनका निधन हो गया था। उसके बाद आपको देखना है मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि कस्तूरी रंजन जी का निधन हो गया है, और आपको आगे बताएंगे मनोज कुमार जी का निधन हो गया है। तो पहले मनोज कुमार जी का निधन हो गया है, फिर उसके बाद कस्तूरी रंजन, मनोज कुमार जी का निधन हो गया है, फिर हो गया आपका कस्तूरी रंजन जी का निधन। तो ये दोनों तो आपको रिसेंट के हैं, तो याद रहेगा। अब देखिए रतन टाटा जी का निधन हो गया, उसके बाद जाकिर हुसैन जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी, उसके बाद आपके मनोज कुमार, और फिर आपके कस्तूरी रंजन। अब आपको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, देखिए रतन टाटा जी हैं, तो रतन टाटा को याद कैसे रखना है कि रतन टाटा जाकर, मतलब जाते जाते, तो रतन टाटा जी जाकर भी मन को मोह गए, जाकर भी मन को मोह गए हमारे। तो रतन टाटा जी जाकर या जाते जाते मन को मोह गए। तो मैं तीनों को याद हो जाएगा आपको कि रतन टाटा, फिर उसके बाद जाकिर जाकर हुसैन, फिर उसके बाद है मन को मोह गए तो मनमोहन सिंह, फिर उसके बाद आपको पता है मुकेश कुमार, और सबसे रिसेंट टाइम में किसका निधन हुआ है, देखिए 25 अप्रैल को किसका निधन हुआ है, के कस्तूरी रंजन। इसलिए आपको ये 4-5 नाम इसलिए करवाए गए हैं क्योंकि ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो रतन टाटा जी जाकर भी मन को मोह गए, हमें ऐसे बना लेनी है ट्रिक। और आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जब ऐसे ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आएंगे ना, कि 5 नाम दे देंगे, रतन टाटा, जाकिर हुसैन, मनमोहन सिंह, मनोज कुमार, और क्या आपका के कस्तूरी रंजन, तो उसके बाद आपको क्या होगा ना कि लगेगा अरे इनको कैसे सीक्वल से लगा सकते हैं, ये थोड़ी पता होगा कि किसकी मृत्यु कब हुई थी। तो ऐसे करिए, रतन टाटा जी जाकर मन को मोह गए और हमारी जिंदगी में या हमारे मन में रंग भर गए, ऐसा भी बना लीजिए कुछ। यहाँ तक तो आपकी ट्रिक बनी गई है। उसके बाद आप मनोज कुमार और कस्तूरी रंजन को क्या करना है कि या बेरंग कर गए, लास्ट में हमारी जिंदगी बेरंग हो गई है, कुछ इस प्रकार से लास्ट वाला याद रखिए, कस्तूरी रंजन, रतन टाटा जी जाकर मन को मोह गए, ऐसे याद आप बनाएंगे। तो 3 जब आप पकड़ लेंगे तो वहां आप इजीली क्या आता है कि 4 ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद सीधा चलते हैं, क्लास को लंबी नहीं बनाएंगे। एन चंद्रशेखरन और सुनील भारती मित्तल टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, जो अभी एन चंद्रशेखरन और सुनील भारती मित्तल जो भारतीय कंपनी के आपके भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक हैं, जिसकी एयरटेल आती है। तो एन चंद्रशेखरन, सुनील भारती मित्तल को क्या हुआ है, केवल ये याद रखना है इनको, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट अवार्ड मिला है, द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जिसे क्या होता है, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नाइटहुड के प्रकार से माना जाता है। तो एन चंद्रशेखरन और सुनील भारती मित्तल को एक प्रकार से क्या हुआ है कि इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। बस आपको ऐसे याद रखना है, ब्रिटिश की ही नाइटहुड की उपाधि होती है, इसलिए आपको एन चंद्रशेखरन और सुनील भारती मित्तल को याद रखना है। उसके बाद देखिए तिशेगो गायले क्या बनी है, दक्षिण अफ्रीका की तिशेले गायले फरवरी 2025 में लॉस वेगास अमेरिका में आयोजित होने वाले मिस वर्ल्ड 2025 का इन्होंने खिताब जीता है, और ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने वाली गायले मिसेज वर्ल्ड के
मतलब जो मिसेस वर्ल्ड होता है आपका, 40 वर्ष के इतिहास में पहली ऐसी अश्वेत महिला बनी है जिन्होंने क्या किया है कि पहली बार ऐसी अश्वेत महिला बनी है जिन्होंने अमेरिका के जो मिसेस वर्ल्ड अवार्ड होता है या मिसेस वर्ल्ड होती है, वो पहली बार ऐसी अश्वेत महिला बनी है। तो टॉपिक समझिए आप क्या है। तिशेले गायले कौन है? तिशोगु गायले कौन सी महिला है? पहली बात तो ये मिसेस वर्ल्ड 2025 बनी है, ये याद रखना है। और मिसेस वर्ल्ड के 40 वर्ष के इतिहास में ये पहली अश्वेत महिला विजेता है। तो ये पहली ब्लैक वुमेन है जो ये अवार्ड जीती है। अब आपको याद कैसे रखना है? देखिए, आपको पता है अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अश्वेतों को पसंद नहीं किया जाता है, बहुत ही नस्ल भेद होता है। तो नस्ल भेद के चलते क्या होता है कि इन लोगों को हीन भावना से देखा जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि अश्वेतों को अमेरिका में क्या होता है, गालियां दी जाती हैं, गाली दी जाती है। फिर भी ये सब नस्ल भेद, ये सब भेदभाव झेलते हुए भी एक ऐसी तिशेगु महिला है जो गालियों को गाले गायले से आपको याद रखना है, गालियों को सब झेलते हुए भी उसने क्या किया है, आपका मिसेज वर्ल्ड 2025 का अवार्ड जीता है। तो गालियों को झेलते हुए भी, इतना सब भेदभाव झेलते हुए भी मिसेज वर्ल्ड 2025 का इन्होंने अवार्ड जीता है। उसके बाद देखिए कमला देवी अरविंदम है, ये क्या है, सिंगापुर की वुमेन ऑफ फेल में शामिल हो गई है इनका नाम। तो एक बार याद रख लीजिए कि सिंगापुर की वुमेन ऑफ फेल में, वुमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली महिला बनी है कमला देवी अरविंदम। तो आपके यहाँ चर्चित व्यक्ति आपके सारे कंप्लीट करवा दिए हैं, जिनका निधन हुआ है या जो किसी और वजह से चर्चा में रहे तो उनको सारे को आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं चर्चित स्थल। चर्चित स्थल को सबसे पहले देखते हैं। चर्चित स्थल में कम है इसलिए ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए रातड़िया दी खेड़ी, रातड़िया दी खेड़ी क्या है, राजस्थान के जैसलमेर में एक हड़प्पाकालीन स्थल है। देखिए कई हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज होती रहती है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें काफ़ी हड़प्पा स्थल की खोज होती रहती है। जम्मू कश्मीर में भी इवन तो हड़प्पा सभ्यता जहाँ पाई जाती है वहाँ खोज होती रहती है। तो सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यूपी में जिसकी खोज होती है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या जो कभी चर्चा में ज़्यादा चल रहा है इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, केवल रातड़िया दी खेड़ी, नाम से याद आ रहा है कि ये, नाम से ही लग रहा है कि ये राजस्थानी नाम है, तो ये जैसलमेर का है। केवल थोड़ा सा हिंट रख लीजिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा है, ये वाली आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको बहुत अच्छे से आपको करके चलना है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, भारत का क्या हुआ है, सिक्किम के पाक्योंग जिले का स्थित एक गांव है, याकटेन गांव है, जो नोमेड सिक्किम पहल के तहत, नोमेड का मतलब क्या होता है, नोमेड का मतलब होता है घुमंतू, खानाबदोश, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो नोमैड सिक्किम पहल के तहत आधिकारिक रूप से 14 जुलाई 2025 को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू या खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। किसको? याकटेन गांव को। सीधा पूछा जाएगा भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस जिले में, या किस जिले तो नहीं पूछेंगे, किस स्टेट में है या कौन सा है, उसका नाम पूछेंगे। तो आपको याकटेन रखना है याद, या सिक्किम याद रखना है कि सिक्किम का याकटेन गांव है। अब देखिए डिजिटल घुमंतू या डिजिटल गांव क्या होता है, तो देखिए नोमेड सिक्किम का पहला उद्देश्य, नोमेड सिक्किम पहल का उद्देश्य है देश विदेश के डिजिटल घुमंतू लोगों को आकर्षित करना। मतलब इसका सीधा मतलब समझिए कि देखिए पूरे गांव में हाई फाई, मतलब हाई क्वालिटी वाईफाई को इनबिल्ड किया जाएगा। आप वहां जाइए, सिक्किम के उस गांव में जाइए, नेचर का मजा लीजिए और अपना वाईफाई का यूज करते हुए अपना काम पूरा करिए। ठीक है, तो इस पहल के तहत गांव को उच्च गति वाईफाई से पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और शून्य अपशिष्ट प्रबंधन, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं होंगी, इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली आपकी सारी प्रथाएं होंगी, और आपका जीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, और आपको वाईफाई भी मिलेगा। तो मतलब आपको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा भी मिलेगी, और नेचर में रहते हुए आप पूरे अपने टेक्निकल काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ है, पूरा डिजिटल, इसीलिए डिजिटल बोल रहे हैं, डिजिटल घुमंतू गांव बनाया गया है। इसके बाद थोड़ा ये देख लीजिए, फिर से देखिए मेधा और जैसलमेर, जो जैसलमेर में है मेधा गांव आपका, इसमें क्या हुआ है, मगरमच्छ जैसी दुर्लभ प्रजाति का जीवाश्म खोजा गया है। देखिए राजस्थान जैसे रेगिस्तान इलाके में भी आपके क्या हुआ है, मगरमच्छ जैसी आपकी दुर्लभ प्रजाति का जीवाश्म खोजा गया है। इसको क्या बोला गया है, फाइटोसोर। थोड़ा सा यूनिक न्यूज है, बता रहे हैं ये यही कि जुरासिक युग की इस प्रजाति को 20 करोड़ से भी अधिक समय का पुराना माना जा रहा है। मतलब यही न्यूज है कि मतलब ये इतनी पुरानी प्रजाति है, यहाँ कैसे, तो मतलब उसका यही है कि यहाँ शायद हो सकता हो तैतीस सागर बह रहा हो या सिंधु नदी यहाँ से बह रही हो, तो यही अनुमान लगाया जाता है, जिसके प्रमाण हमें मिलते रहते हैं। उसके बाद देखिए फिर से टोपरा कला आ गया। टोपरा कला आप जानते हैं कि आपको क्या था, ये टोपरा कला अशोक स्तंभ का मूल स्थल था, जो आपका टोपरा कला में था, दिल्ली के समीप है, जो हरियाणा में टोपरा कला आपका। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखिए 1500 ईसा वर्ष पूर्व मानव बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ा सा याद रखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो आपके दिमाग में रह जाए। उसके बाद करनाल थोड़ा सा याद रख लीजिए। हरियाणा के करनाल में क्या हुआ है, पहली अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकेडमी का उद्घाटन किया गया है। यह उत्तर भारत का पहला, अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण केंद्र है। तो क्या किया है, एडवांस्ड
जेल ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है, जो आपकी जेल के लिए ट्रेनिंग देनी है, वो पहली इतनी एडवांस्ड आपकी एकेडमी बनाई है। कहाँ बनाई है? करनाल में बनाई है। उसके बाद देखिए चर्चित स्थल आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको क्या है ग्रीन हाईलाइटेड वाले एक बार टॉपिक देख लीजिए, तो उससे आपको चर्चित स्थल भी कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं, तो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं हम उन पर ज़्यादा टाइम देंगे, जो कम पूछे जाते हैं उन पर हम कम टाइम देंगे। देखिए मिथातला और टी घराना हरियाणा का ही है ये, और दो हड़प्पाकालीन स्थल है जिससे क्या किया है, आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया है। केवल थोड़ा सा याद रखिए कि ये कहाँ है। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि हरियाणा में आपके, राजस्थान में आपके क्या हो रहे हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज या उनसे चर्चा रह रहे हैं, उन ये या वो स्थल चर्चा में रह रहे हैं, तो इसलिए आपको उनको थोड़ा सा देखते चलना है। ये थोड़ा सा देख लीजिए आप, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था, 1696 ईस्वी में क्या था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज था। 63 में से पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बनाया गया था। तो ये क्या हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर का ये पूर्वी क्षेत्र का क्या था आपका, ये मुख्यालय था फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद देखिए डिब्रूगढ़ को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है थोड़ी है। डिब्रूगढ़ क्या हुआ है, असम के मुख्यमंत्री ने क्या किया है इसको, असम के शहर डिब्रूगढ़ को 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। अब आपको कमेंट में क्या बताना है कि असम की अभी प्रेजेंट में राजधानी कौन सी है, क्योंकि आपसे राजधानियां भी पूछ देते हैं, ये तो इजी राजधानी है, तो आपको कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट में जब एंगेजमेंट दिखाएंगे, अपना एक्टिवनेस दिखाएंगे, तभी हम लोगों को भी मोटिवेशन होता है आगे की क्लासेस जल्दी लाने के लिए। जैसे आप लोग कहते हैं ना 2 से 3 क्लासेस लाइए, तो आप फीडबैक और कमेंट अच्छा कीजिए, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्लास कंप्लीट कराई जाए या ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लाई जाएँ। और आपके लिए और भी अधिक कोई चीज़ें प्लानिंग की जा रही हैं, आपके लिए कई चीज़ें प्लान की जा रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहिए। उसके बाद ऋषिकुलिया बीच, जैसे आपने सुना होगा उड़ीसा का ऋषिकुलिया बीच है, जो हमेशा चर्चा में रहता है अपने किसके लिए, ऑलिव रिडले कछुओं के प्रजनन के लिए। तो केवल इतनी चर्चित न्यूज़ थी आपकी। उसके बाद देखिए नवीन नियुक्तियां देखते हैं। अब नवीन नियुक्ति में सबसे पहला देखते हैं, जो आपकी ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है उनको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इत्मीनान से हमें क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है, याद करना है। अनुचित या अनुतिन चार्नवीराकुल, याद रखना है, अनुतिन चार्नवीराकुल क्या बने हैं ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं। तो सीधा पूछा जाएगा, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री किसको घोषित किया गया है, तो एक अनुभवी राजनीतिक और भुमजेथाई पार्टी के नेता क्या हैं, अनुतिन चार्नवीराकुल। तो ये ऐसे याद रख लीजिए आप, थाईलैंड के उच्च अनुचित प्रधानमंत्री बने हैं अभी, कुछ ऐसे बना के कर लीजिए कि थाईलैंड के अनुचित प्रधानमंत्री जो बने हैं वो कौन है, अनुतिन चार्नवीराकुल। कुछ ऐसे याद करके आप, या कुछ ऐसे दिमाग में एक्रोनिम बना के आप याद करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए संजय सिंघल को क्या हुआ है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर इन्होंने अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। पूछा जाएगा सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है, संजय सिंघल, आकाश त्रिपाठी, अमृत मोहन प्रसाद, मयंक शर्मा, ऐसे आपको नाम दे देंगे तब आप कंफ्यूज होंगे। अब देखिए आपको इजीली कैसे याद रखना है इसको, देखिए इजीली आप याद रख सकते हैं, सशस्त्र का सशस्त्र पकड़िए, सीमा का सा पकड़िए, दोनों में सा आ रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है आपका, संजय सिंघल, तो दोनों में सा आ रहा है, तो आपको कैसे याद हो जाएगा कि सशस्त्र, देखिए यहाँ से यहाँ देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा, सशस्त्र सीमा संजय सिंघल, दोनों सा से मैच कर जाएगा, तो आपको इजीली ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसे आप याद ट्रिक बना के याद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब भी आपके एग्जाम में आएगा कि अच्छा सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक का पदभार किन्होंने ग्रहण किया है, तो सशस्त्र सीमा जैसे ही दो सा दिखेगा, संजय सिंघल आप एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए आकाश त्रिपाठी काफी इंपोर्टेंट है, ये क्या बने हैं, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सेकी है, पब्लिक क्षेत्र की आपकी उपक्रम है, सेकी जो आपकी है लिमिटेड है, मतलब कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया आपकी सार्वजनिक इकाई है भारत सरकार की, उसको क्या बनाया है, इनका प्रबंध निदेशक आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया है। और इनको आपको याद कैसे रखना है, देखिए सोलर एनर्जी आपकी कब बनेगी, जब आपके क्या होंगे, आकाश में आपके बादल नहीं होंगे, जब आपके आकाश में बादल नहीं होंगे तभी आपको क्या होगा, सोलर एनर्जी आप बना पाएंगे। तो आपको आकाश पकड़ना है और सोलर एनर्जी से एक्रोनिम बना के क्या करना है, सोलर एनर्जी आप तभी बना पाएंगे जब आकाश में बादल नहीं होंगे, तो आपको आकाश आसमान से याद करना है इसको। तो देखिए ऐसी ट्रिक्स आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आप दिमाग में या सबकॉन्शियस माइंड में या ऐसे कुछ एक्रोनिम, ऐसे कुछ बेउदी या कुछ ऐसे मिला के ट्रिक बनाने से क्या होता है ना, जब भी आपको एग्जाम में ये दिखेगा टॉपिक कि अच्छा सशस्त्र सीमा बल, तो आप सा से एलिमिनेट कर लेंगे, और आपको सोलर एनर्जी दिखेगी तो आप क्या कर लेंगे, आप कर लेंगे सीधा आपका आकाश त्रिपाठी को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उसको आप निकाल के आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आप क्या करें कि एग्जाम में ये सारे फैक्ट्स, ये सारी ट्रिक्स आपकी पहुंच सकें।
उसके बाद देखिए इंद्रनील भट्टाचार्य क्या है, इनको मौद्रिक नीति समिति, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, आपको पता है इसमें कितने 6 मेंबर होते हैं। इसमें 3 क्या होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई के, जैसे गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होता है आपका, और एक क्या होता है, एक मेंबर जो आरबीआई के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद 3 मेंबर किसके होते हैं, 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। तो 6 मेंबर होते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो आरबीआई की क्या होती है, सारे डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन लेती है। जैसे आपको क्या रेपो रेट को कम करना है बढ़ाना, इन सारी रेट्स या दरों को बढ़ाने कम करने का काम कौन करती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इनका क्या किया हुआ है, इन्हें पदेन सदस्य नियुक्त किया है, किसे, इंद्रनील भट्टाचार्य को। उसके बाद देखिए उर्जित पटेल वो क्या है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आपको पीछे भी क्लासेस में बताते चले आ रहे हैं कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनेस्को, यूनेप, ये जो संस्थान होते हैं, इनके जो भी भारत से रिलेटेड कोई भी काम होते हैं, तो ये आयोग के द्वारा पुटअप किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हमें याद रखना है उर्जित पटेल जो चर्चित रहे हैं किसके लिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। अब हमें याद कैसे रखना है कि आईएमएफ जैसे इतने बड़े संस्थान में कोई व्यक्ति, कोई भारतीय व्यक्ति यदि अपना इतनी बड़ी पोजीशन को अर्जित कर रहा है, तो वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होगा। आईएमएफ के इतने बड़े संस्थान में कोई व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट अर्जित कर रहा है, तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अर्जित कर रहा है इतनी बड़ी पोस्ट, तो कोई छोटा व्यक्ति नहीं होगा। तो कौन है वो, आपके उर्जित पटेल हैं, जो आरबीआई के गवर्नर थे, पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं ये। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। उसके बाद देखिए अनित दयाल क्या बने हैं, अनित दयाल क्या बने हैं, आपके नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मतलब कि उपराष्ट्रीय, जो आपके एनएसए है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वो आपके कौन है, अजीत डोभाल, आप सबको जानते हैं, उरी पिक्चर से फेमस हुए हैं, कितनी न्यूज़ेस उनकी आती रहती हैं। अजीत डोभाल को तो हर कोई जानता है। तो ये कौन है आपके, ये हैं आपके एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और इनके अंडर में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है, अनीस दयाल को। अब आप अनीस दयाल समझ गए कौन है, नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब देखिए याद कैसे रखना है, देखिए आपके एनएसए अजीत डोभाल हैं, लेजर आई, या मतलब इनको कुछ भी नाम से आप जान सकते हैं। तो एनएसए अजीत डोभाल हैं, तो इनकी दया पर जो काम करेंगे, इनके अंडर में इनकी दया पर जो काम करेंगे, वही क्या होंगे, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो इनकी दया पर काम करेंगे। हालांकि इनकी दया पर काम नहीं करते हैं, बस हमें केवल याद रखने के लिए, ताकि कोई ऐसी ट्रिक्स जाए या दिमाग में जाए जिससे हमें एग्जाम तक याद रह जाए। तो अजीत डोभाल की दया पर जो काम करेंगे व्यक्ति, वो कौन होंगे, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, देखिए प्रिया नायर। तो प्रिया नायर क्या किया है, इनको हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है जो HUL जो कंपनी है, उसका क्या किया है, उसका इनको क्या किया है, CEO बना दिया है। तो आपको याद कैसे रखना है, हिंदुस्तान की कोई महिला या हिंदुस्तान की कोई लड़की क्या बन रही है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड की आपका CEO बनाई जा रही है। ये कंपनी आपकी कौन सी कंपनी है, ये ब्रिटिश कंपनी की एक सब्सिडरी है। तो ये यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है, उसकी CEO किसको बनाया गया है, प्रिया नायर को बनाया गया है। उसी के बाद देखते हैं, जैसे दुरई स्वामी है, दुरई स्वामी को क्या बनाया गया है कि LIC भारतीय जीवन निगम का क्या बनाया गया है, आपका CEO और MD नियुक्त किया गया है। आपको क्या याद रखना है, दुरई स्वामी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का CEO और MD नियुक्त किया गया है। न्यूज समझ गए। अब इसको याद कैसे रखें, दुरई मतलब अपनी दुरावस्था में, तो जो स्वामी के पास जाने के लिए हमें क्या करना होता है, मतलब दुरावस्था में यदि हम स्वामी, स्वामी मतलब भगवान, तो हम अपनी दुर्वस्था में भगवान के पास ना पहुंच जाएं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने जीवन का बीमा कराना पड़ता है। दुरई मतलब दुरावस्था या बुरी अवस्था में भगवान के पास हम ना चले जाएं, या हमारी मृत्यु ना हो जाए जल्दी, मृत्यु से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जीवन का बीमा कराना होता है अपने, ताकि हमें आगे वाली पीढ़ी को या हमारी फैमिली को कवर मिल सके। तो आप इससे एलिमिनेट करके या इससे ऐसी ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं। तो दुरई स्वामी को क्या किया गया है, दुरई स्वामी को आपकी भारतीय जीवन बीमा निगम है जो LIC, उसका क्या किया गया है, CEO और MD नियुक्त किया गया है। सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, LIC के CEO और MD हाल ही में नियुक्त किए गए वह व्यक्ति कौन है, तो दुरई स्वामी। तो दुरई दुर्वस्था में स्वामी के पास ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीवन का बीमा कराना पड़ता है। उसी प्रकार देखिए अजय सेठ क्या किया है, इनको इनको किया है बीमा नियामक एवं विकास विकास प्राधिकरण, मतलब कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम IRDA बोलते हैं। तो IRDA का क्या हुआ है, नया चेयरमैन इनको बना दिया गया अजय सेठ को। तो हमें कैसे याद रखना है, इनका सेठ पकड़िए, सेठ व्यक्ति क्या करता है, अपने बीमा का अपना बीमा करा के रखता है हमेशा। सेठ व्यक्ति अपना बीमा करा के रखता है, और हमें बीमा से क्या याद कराया आपको,
बीमा से एक आपको दुरई स्वामी, दुरावस्था में स्वामी के पास नहीं जाए, इसलिए हमें जीवन का बीमा कराना पड़ता है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि अजय सेठ को जीवन बीमा से कर दें। दुर्वस्था में स्वामी के पास ना जाए इसलिए हमें जीवन का बीमा कराना पड़ता है। और सेठ व्यक्ति क्या होता है, अपना बीमा पहले से करा के रखता है। जीवन इसमें नहीं आ रहा है तो अपना बीमा पहले करा के रखता है, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद देखते हैं पराग जैन क्या है, पंजाब कैडर के ये आपके आईपीएस अधिकारी हैं। इनको क्या किया गया है, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग है जो आपकी रॉ का नया प्रमुख बना दिया गया है। तो रॉ का प्रमुख अब किसको बना दिया गया है, पराग जैन को। याद कैसे रखना है, तो देखिए जो जैन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो रॉ या आपका क्या होता है, बॉइल्ड खाना, तो रॉ या बॉइल्ड खाना ही प्रेफर करते हैं। तो आपको याद है, तो जैन व्यक्ति क्या करते हैं, आपका रॉ या बॉइल्ड खाना प्रेफर करते हैं, इसलिए इनको रॉ का आपका क्या बनाया गया है, नया प्रमुख बनाया गया है। तो देखिए ऐसी ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं आपको याद रखने के लिए। तो आप ऐसी बेहतरीन जब ट्रिक्स से याद रखेंगे, तो जैसे आपका देखिएगा रॉ का प्रमुख कौन बनाया गया है, अच्छा आपको याद आएगा रॉ खाना, बॉइल्ड खाना, कुछ ऐसे याद आएगा। तो कौन खाते हैं, तो जैन लोग खाते हैं, तो आपको पराग जैन आ जाएगा। हाँ, इतनी किस्मत खराब नहीं हो सकती है कि हो सकता है पराग जैन या अनुराधा जैन या सूर्यकांत, दो जैन, ऐसे 2-3 जैन डाल दे, थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं। इसलिए इतना नहीं सोचना है कि शायद 2 जैन भी एक साथ डाल दें तब क्या होगा। तो हमें थोड़ा सा तो पॉजिटिव होके चलना है। उसके बाद देखिए अनुराधा ठाकुर क्या है, हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। जो आपकी अनुराधा ठाकुर, इनको क्या हुआ है, इनको सेबी का अंशकालिक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी का अंशकालिक पद पर किसको नियुक्त किया गया है, सेबी का आपका क्या किया गया है, अंशकालिक पदेन सदस्य। सेबी का मेंबर किसको बनाया गया है, आपका अनुराधा ठाकुर। पूछा जा सकता है क्योंकि सेबी आपकी बड़ी संस्था है। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए याद रखने के लिए आप बनाइए, राधा जी क्या थी, सेबी से आपको क्या बनाना है, सेविका, सेवी में का लगा देना है। तो राधा जी, देखिए राधा जी सेविका, सेविका किसकी थी, ठाकुर जी की। मतलब ठाकुर जी कौन, कृष्ण जी की। थोड़ा सा याद करने के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सेविका थी, मतलब ये तो आपको भी पता है कि कृष्ण जी या ठाकुर जी कितना चाहते थे राधा जी को। तो राधा जी क्या थी, सेविका थी, किसकी, ठाकुर जी की। तो राधा जी सेविका थी ठाकुर की। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, अनुराधा ठाकुर सेविका की अंशकालीन पदेन सदस्य बनाई गई है। उसके बाद देखिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं आपके, तो इनको क्या बनाया गया, नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत नालसा के। और नालसा क्या होता है, देश भर में गरीबों और वंचितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ये तो आपको पता है, गरीबों और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता जो प्रदान कराती है, वो संस्था कौन सी है आपकी, न्यायिक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और कौन बने इसके हेड, न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए अजय कुमार को क्या हुआ है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको, अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है यूपीएससी का, पूछा जा सकता है। यूपीएससी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, अजय कुमार को। अब आपको याद है यूपीएससी के एग्जाम क्या है, अजेय हैं, मतलब आसानी से नहीं जीते जाते हैं। 5 साल 7 साल काफी टाइम लग जाता है यूपीएससी क्लियर करने में, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आप भी यूपीएससी और पीसीएस की फील्ड में, तो आपको तो ये सारी नॉलेज है ही। तो यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी एग्जाम आपका अजेय है, इसको जीतने में बहुत समय लगता है। तो इसका इसीलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है अजय कुमार या अजय कुमार। तो जब ऐसी ट्रिक बनाएंगे ना, जब भी आप देखेंगे अच्छा यूपीएससी का चेयरमैन या यूपीएससी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, यूपीएससी जैसी संस्थान, बड़ी संस्थान, बड़ा एग्जाम होती है, अजय है, इसके एग्जाम अजय होते हैं, तो अजय कुमार ऐसे बना लेंगे, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद देखिए हरवंश चावला क्या बने हैं, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ब्रिक्स का क्या बना है, सीसीआई, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सीसीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स का किया गया, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। अब ब्रिक्स का आपको पता है कि जैसे ब्रिक्स की जो मेजबानी देश करते हैं, तो मान लीजिए BRICS, ब्रिक्स की मेजबानी को जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये बारी बारी हर वंश की साजिद मतलब मेजबानी कौन करते हैं, एक एक करके करते हैं। तो हर वंश की मेजबानी क्रम से होती है, हर वंश की मेजबानी, हर वंश की या हर देश या वंश याद रख लीजिए, हर वंश की मेजबानी क्या होती है, एक एक करके होती है। तो इसीलिए आपको हरवंश चावला याद हो जाएगा। ब्रिक्स सीसीआई का नया चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है, हरवंश चावला जी को। अब देखिए उसके बाद क्या है आपके, BR गवई, BR क्या है, आर से क्या है आपका, राधा कृष्णन, या इनका पूरा नाम है आपका भूषण राधा कृष्णन गवई। ये क्या बने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के 52 में सीजीआई बने हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा 2-3 नियुक्तियां जो इंपॉर्टेंट है ऊपर करवा देते हैं। जैसे आपके 52nd सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये बने हैं आपके कौन, BR गवई। और आर से आपको क्या बताया, राधा कृष्णन।
राधा कृष्णन बने हैं। और ये क्या है, इनकी एक फैक्ट इसलिए भी याद रखना है आपको, क्योंकि राधा कृष्णन जो है ना, ये ऐसे सेकंड दलित व्यक्ति हैं जो मतलब सीजीआई के पद तक पहुंचे हैं। तो राधा कृष्णन गवई जो हैं वो आपके दलित व्यक्ति हैं। तो ये आपके क्या हुए हैं, जो आपके सीजीआई बनने वाले सेकंड व्यक्ति हैं। पहले आपके कौन थे, पहले आपके थे कौन थे, पहले पहले देखिए, दूसरे नंबर के तो बने आपके राधा कृष्णन, पहले आपके थे कृष्णा। एक मिनट, पहले बताइए आप पहले कौन थे, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। पहले के नाम में भी आपका कृष्ण ही आ रहा था, आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिए। तो कृष्णामचारी कुछ ऐसे करके थे, या कृष्णामचारी कुछ ऐसे करके उनके नाम में कृष्ण भी उनके नाम में आ रहा था। तो हमें क्या याद करना है कि देखिए, दोनों जो आपके दलित आदिवासी बने हैं, सॉरी दलित आपके सीजीआई बने हैं, उनके दोनों के नाम में कृष्ण आ रहा था। तो कृष्ण, इनके नाम में भी कृष्ण आ रहा है। तो आप एक बार गूगल करिए और कमेंट में बताइए कि कौन से पहले ऐसे व्यक्ति या पहले दलित व्यक्ति थे जो आपके सीजीआई के पद तक पहुंचे थे। अब हम देखिए 52 को जब 26-26 के दो हिस्सों में तोड़ेंगे, तब हम याद करेंगे क्या, 26वें क्या बने हैं, आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं 26वें, 26वें आरबीआई के गवर्नर बने हैं आपके संजय मल्होत्रा जी। तो आपको ये भी याद रखना है, आगे भी आएगा आपका। 26वें आरबीआई के गवर्नर बने हैं आपके संजय मल्होत्रा जी, और 26 में ही आपके कौन बने हैं, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने हैं आपके 26वें, और आपके आरबीआई के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी 26वें नंबर के। तो 52 से एक साथ लिखेंगे ना, जब 52 और 26, 26 52 ऐसे करके दोनों को तीनों को एक साथ याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद आगे के फैक्ट देखते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, बी आर गवई आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और देखिए, इस पद पर इनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक होगा। ठीक है, इन्होंने संजय खन्ना जी को क्या किया है, रिप्लेस किया है। अब उसके बाद देखिए, अरुणाभ घोष नई दिल्ली काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर सीईईडब्ल्यू के संस्थापक एवं सीईओ क्या है, अरुणाभ घोष हैं जो आपके, इनको क्या बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पार्टियों के 30वें सम्मेलन यूएनएफसीसी होती है जो, उसके COP30 जो आयोजन होना है आपका, तो उसके क्या है, दक्षिण एशियाई के दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। यूएनएफसीसी ऐप जो आपकी, उसका जो COP30 होगा आपका, एक तो आपको बताना है COP30 कहाँ आयोजन होना है इसका, कमेंट में बताइए आप। उसके बाद देखिए, COP30 का जो आयोजन होना है, तो दक्षिण एशियाई के दूत के रूप में अरुणाभ घोष जी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, राजीव मेमानी है आपके, तो अर्नेस्ट एंड यंग ईवाई इंडिया के अध्यक्ष राजीव मेमानी को क्या हुआ है, भारतीय उद्योग संघ, भारतीय उद्योग परिसंघ है जो सीआईआई, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण उन्होंने किया है। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, एस महेंद्र देव हैं, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं ये, इनको क्या किया गया है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, आर्थिक सलाहकार परिषद का क्या किया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको, महेंद्र देव को। अब हमें याद कैसे रखना है, महेंद्र सिंह धोनी से याद रख लेना है। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो क्या है, अच्छे सलाहकार हैं, तो इनकी सलाह जब जो मानता है तो उसका बहुत ही आर्थिक रूप से फायदा होता है। तो महेंद्र सिंह धोनी की जो सलाह मानता है, उसको क्या होता है, आर्थिक रूप से बहुत फायदा होता है, वो बहुत जागे आके तरक्की करता है। तो जिसने भी महेंद्र सिंह धोनी की सलाह मानी, उसको आर्थिक रूप से बहुत फायदा होता है। तो इसको क्या बना सकते हैं आप, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। उसके बाद सीधा चलते हैं, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे, इसको ट्रिक्स भी बनाएंगे आपको। जो इंपॉर्टेंट नहीं होती उसकी आपको सीधा नाम बता देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है आपको क्या करते हैं, उसके ट्रिक्स से बार बार उसको याद करवा के, और भी आप आगे जब हमसे जुड़े रहेंगे ना, तो आगे क्या करने वाले हैं कि पूरी कंपाइलेशन, पूरी पीडीएफ है जो है आपकी, या पूरी घटना सार, घटना चक्र, जितनी भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपका, आपके एक क्या करेंगे कि आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको एक सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे लास्ट क्विक रिवीजन के लिए। लास्ट टाइम पर आपका क्या करेंगे, क्विक रिवीजन के लिए आपको ये, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हम घटना सार, घटना चक्र पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन टेम्पल नहीं, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाते हैं। तो हम उसके लिए भी एक प्रोग्राम चलाने वाले हैं जल्दी, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा कमेंट करिए, तो उसको भी जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। अब हम क्या पढ़ रहे थे, वेलेज मैट्रिवली, ये क्या बने हैं, ये देखिए वेलेज मैट्रिवली बने हैं, ब्रिटेन ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है जो आपकी MI6, उसकी पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई है। तो विलेज मैट्रिवली आपकी पहली महिला, ऐसी महिला है जिनको क्या किया गया है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 116 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह है कि जब MI6 को कोई महिला लीड करेगी। 47 वर्षीय मैट्रिवेली 99 में सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस में शामिल हुई है। तो ये 99 से सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को अपना अपना शामिल कर रही है, मतलब उसको टाइम दे रही है। और आपको क्या बताना है
कि आपको क्या याद रखना है कि ये पहली महिला प्रमुख कैसी बनी है, जो क्या है ब्रिटेन की आपकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख बनी है। अब आपको याद कैसे रखना है, तो देखिए ब्रिटेन में जब कोई ऐसी महिला बन रही है, हमें तो याद रखना है, पहले तो ब्लेज से अपना बा निकालेंगे तो ब्रिटेन याद हो जाएगा। तो ब्रिटेन की महिला ऐसी जो खुफिया एजेंसी की प्रमुख बनी है। अब उसके बाद देखना है कि देखिए ऐसे याद रखना है इसको, हमें ब्लेज से क्या याद रखना है, ब्लेज, ब्लेज से रखना है, ब्लेज से हमें ब्लेज रखना है, और मेट्रो वाली से रखना है हमें मेट्रो वाली, मेट्रो वाली। तो देखिए कोई मेट्रो शहर में रहने वाली महिला जब ब्रिटेन में मतलब विलेज में छुप के रह रही है, मेट्रो शहर में रहने वाली महिला जब आपकी विलेज में छुप कर रह रही है, तो ये क्या कर रही है, कोई खुफिया काम के लिए रह रही होगी। मेट्रो वाली, मेट्रो शहर में रहने वाली महिला जब विलेज में रह रही है, तो मतलब क्या समझिए कि वो कोई खुफिया काम कर रही है। तो ऐसी पहली महिला है जो आपकी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की प्रमुख चुनी गई है। ऐसी ट्रिक्स आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको याद रहे, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए आलोक जोशी क्या है, आलोक जोशी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी आपको बताया था एनएसए जो अजीत डोभाल हैं, उनके क्या है, उनकी दया पर कौन उनके नीचे काम करेगा, उपराष्ट्रीय, एनएसए मतलब उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो आपका क्या बताया था, दयाल, उनकी दया पर। अब क्या है, आलोक जोशी को याद रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। और पहलगाम हमले के बाद जो 26 मौतें हुई थी, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का इन्होंने पुनर्गठन किया है, कब, किसके बाद, आपके पहलगाम हमले के बाद। तो इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया आलोक जोशी को। उसके बाद सीधा देखते हैं दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय में अवकाश प्राप्त अधिकारी न्यायाधीश हैं जो आपके जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, इनको क्या हुआ है, 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपके कौन बने हैं, दिनेश माहेश्वरी। अब याद कैसे रखेंगे, याद देखिए ऐसे रखते हैं कि माहेश्वरी, माहेश्वरी को आप तोड़ेंगे तो महान ईश्वर, ऐसे ईश्वर से बनाइए। क्या आपका ईश्वर ही क्या करता है, सारी विधि बनाता है। हम चाहे कोई भी कुछ भी काम कर लें, लेकिन जो भी हमारी लाइफ की विधि होगी या जो भी विधि होगी वो क्या करता है, सभी ईश्वर के हाथ में होती है। तो सारी विधियां बनाने का निर्माण कौन करता है, ईश्वर ही करते हैं। महान होता है जो ईश्वर, महान, तो वही सारी विधि बनाने का काम करते हैं, हमें ऐसे याद रख लेना है। उसके बाद देखिए निधि तिवारी आपकी काफी चर्चा में रही थी। ये यंग जो आपकी आईपीएस हैं, सॉरी आईएफएस हैं, भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को क्या किया है, प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी उनको नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव पद पर कार्यरत निधि की कार्यकुशलता को देखते हुए क्या किया है, प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो 2014 की जो विदेश सेवा की मतलब आईएफएस हैं जो अधिकारी आपकी, निधि तिवारी काफी यंग ही, इतनी यंग एज में भी यदि इनको प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है तो ये काफी बड़ी बात, काफी गौरव की बात होती है। उसके बाद देखिए आपको याद रखना है ज्ञानेश कुमार, और एक आपको याद रखना है ज्ञानेश प्रताप सिंह, तो दोनों एक साथ ही कर लेंगे। अब ज्ञानेश कुमार क्या बनाए गए हैं, ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के जो अधिकारी हैं, आपको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा इनको क्या बनाया गया है, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको बताया था ना 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं, आपके ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं। कैसे इलेक्शन आपको मतलब जैसे आपने सुना होगा इलेक्शन कमीशन, इनके बारे में आपने किस लिए सुना होगा, क्योंकि अभी जो मतलब मुद्दा चल रहा था फर्जी वोट का, तो ये मतलब आके बार बार इंटरव्यू दे रहे थे कि हम अपनी महिलाओं और बहनों का डेटा या उनकी फोटोज को कैसे पब्लिक कर सकते हैं, उनकी बॉडी वीडियो को कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, तो काफी इनका क्रिटिसाइज किया गया था। तो यही है ज्ञानेश कुमार आपके जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए एक मतलब इसी में एक चर्चा में और चीज चल रही थी कि पहले क्या होता था कि पहले जो आयोग की इनकी चयन समिति थी उसमें आपके 3 मेंबर होते थे, एक होते थे आपके पीएम, एक होते थे आपके विपक्ष के नेता, और एक होते थे आपके सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सरकार ने क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक बिल पारित करके क्या कर दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री अब इसमें तीसरे सदस्य के रूप में शामिल होंगे। तो क्या होगा, सरकार का इसमें प्रभुत्व बढ़ जाएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने में जो भी सरकार चाहेगी उसको चुन लेगी। इसलिए थोड़ा सा इसका क्रिटिसाइज दोनों रूप में किया गया है, एक ज्ञानेश कुमार का क्रिटिसाइज किया गया है, एक चयन समिति के सिलेक्शन के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और हमें ये आपको क्या याद रखना है, यही ज्ञानेश प्रताप याद रखना है। तो देखिए जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान होगा और प्रताप होगा तभी उसको क्या है, सीआरपीएफ का हेड बनाया जाएगा, आपको ऐसे याद रखना है। तो अब ज्ञानेश प्रताप और ज्ञानेश कुमार में कंफ्यूज नहीं होंगे अब। उसके बाद देखिए शर्ली बोचवे क्या की गई है, घाना की प्रसिद्ध राजनयिक हैं जो शर्ली बोचवे, इनको क्या किया गया है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महिला महासचिव के पदभार ग्रहण किया है इन्होंने।
इन्होंने डोमिनिका की पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के स्थान पर स्थान लिया है इन्होंने। और इस पद पर आसीन होने वाली सरली पहली अफ्रीकी महिला है। इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महासचिव जरूर बनी है, लेकिन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की महासचिव बनने वाली ये पहली अफ्रीकी महिला है। इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब कोई पहली अफ्रीकी महिला होती है, कोई ऐसे पद पर पहुंचती है, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सरली बोचवे, तो देखिए इसको कैसे याद रख लेना है कि जब अफ्रीका की महिला ने अपनी शर्म छोड़ी या अपनी शर्मी या बेशर्म बनी, अपनी शर्मी बेच के, शर्मी या बेशर्मी अपनी क्या किया है, बेच के जब ऐसा कुछ काम किया है, तभी उनको इतनी बड़ी पोस्ट पर होल्ड मतलब मिला है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की महासचिव बनी है, कोई छोटी बात नहीं है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की महासचिव बनी है और पहली अफ्रीकी महिला है। तो इन्होंने अपनी शर्म को बेचा होगा, तभी इतने पद पर, इतने बड़े पद पर, मतलब ऐसा कुछ अच्छे काम किए होंगे, मतलब लोगों के तानों को नहीं सुना होगा या लोगों के क्रिटिसिज्म को नहीं सुना होगा, ये नहीं देखा होगा कि 4 लोग क्या कहेंगे, तब इनने इतना अच्छा जाके काम किया है, तब इन्हें ये पदभार मिला है। उसके बाद देखिए काश पटेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, जितने भी स्टार लगा सकें इस पर। तो काश पटेल क्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को क्या किया गया है, अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, जो आपका FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ NIA है, या अपने यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन आपकी ब्यूरो होते हैं, तो ऐसे ही अमेरिका का क्या है आपका फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, अपने यहाँ CBI, NIA ये सब होते हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटीज होती हैं। उसी प्रकार अमेरिका का FBI है, तो इनके क्या 9वें निदेशक के रूप में इन्हें शपथ मिली है, मतलब शपथ ली है इन्होंने। तो काश पटेल क्या बने हैं, सीधा पूछा जाएगा, अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किया गया है, तो कौन नियुक्त किया गया है, काश पटेल। याद कैसे रखना है अब इनको, अब देखिए याद ऐसे रखेंगे कि अमेरिका सबसे मतलब सबसे फेमस देश है, सबसे मजबूत देश है, तो मजबूत देश के मजबूत संगठन का यदि किसी को अध्यक्ष या हेड नियुक्त किया जा रहा है, तो सब कहते हैं काश, काश मुझे इस देश का मतलब काश मुझे FBI का निदेशक बना दिया जाता, काश ये हो जाता, काश ऐसा हो जाता है। तो हमें याद रखना है काश कौन बने हैं, FBI के निदेशक के रूप में इन्होंने शपथ ली और निदेशक ये बने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद सीधा देखते हैं डॉक्टर वी नारायण, देख लीजिए इसरो की ये हेड नियुक्त किए गए हैं, काफी न्यूज में रहे हैं, तो इसको भी आप याद करके चलेंगे थोड़ा। ज्ञानेश प्रताप, सॉरी आपको ज्ञानेश प्रताप बता ही दिया है, जो ज्ञान होगा जिसमें प्रताप भी होगा, प्रताप मतलब प्रतापी होगा, तभी उसको रिजर्व पुलिस फोर्स का मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का हेड नियुक्त किया जाएगा। जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, अब ये क्या बने हैं, ये बने आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किए गए हैं, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। अब याद कैसे रखना है, देखिए हमें रामा पकड़ना है। राम क्या करते हैं, राम हमेशा मानवाधिकार की बात करते हैं, राम ने हमेशा अपने मानवाधिकार की ही बात की है, ऐसा कुछ नहीं कि सेल्फिश नेचर हो उनका। तो हम राम को जानते हैं, राम को हम त्याग के लिए ही जानते हैं, त्याग और समर्पण के लिए ही जानते हैं। 14 वर्ष का वनवास के बारे में जैसे वो गृह त्याग देना, ये सब बातें आपको पता ही है। तो मानवाधिकार के लिए जानते हैं कौन, राम। तो रामा सुब्रमण्यम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मदन वी लोकुर, लोकुर समिति के बारे में आपने सुना ही होगा, तो मदन वी लोकुर क्या बनाए गए हैं आपके, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय, UN इंटरनल जस्टिस, इंटरनेशनल लिख दिया है, ये मिस टाइप हो गया होगा, UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, मदन वी लोकुर। और आपने लोकुर समिति के बारे में भी पढ़ा होगा, तो इन्हीं वही लोकुर हैं, ये मदन वी लोकुर को क्या बनाया गया है, UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल, IJC, इंटरनल जस्टिस काउंसिल किसकी, इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल UN की जो है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, मदन वी लोकुर को बनाया गया है। कुछ अपना ऐसे एक्रोनिम या नहीं याद है, अगर आपको लोकुर समिति नहीं सुनी है तो कुछ ऐसा एक्रोनिम या ट्रिक बना के याद करके इसको, या मतलब दिमाग में बना के इसको याद कर लीजिएगा। संजय मूर्ति क्या बने, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए हर्षवर्धन अग्रवाल को क्या है, फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको पीछे भी अच्छे से बताया है कि अग्रवाल समाज ही आपका क्या होता है, फिक्की का मतलब क्या है कि उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन। तो उद्योग व्यापार का आपको कौन बनाया जाएगा हेड, अग्रवाल समुदाय, चूंकि आपका अग्रवाल समुदाय क्या है, उद्योग व्यापार की जगत में पहुंच भी और पकड़ भी रखता है। तो अग्रवाल, कोई भी अग्रवाल क्या है, तो उसको फिक्की का हेड बनाया गया है। उसके बाद देखिए वाल्देसी उर्कुजा, वाल्डेसी उर्किजा क्या है, ब्राजील के पुलिस कमिश्नर हैं ये, इनको क्या बनाया गया है, विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है।
जैसे आपको क्या बताया था, जैसे आपको पीछे बताया था ना कि आपको सॉरी, एक मिनट, आपको ऊपर बताया था ना, जैसे ब्लेज मैट्रिवेली, ब्लेज मैट्रिवेली आपको खुफिया एजेंसी ब्रिटेन की इनकी अध्यक्ष महिला बनी है। उसी प्रकार ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उनको आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को याद रखा जाता है, नियुक्तियों को याद रखा जाता है। अब हुआ आपका वाल्डेजी उर्खुजा, तो ये क्या है, इंटरपोल का नया महासचिव बनाया गया है। अब विश्व के सबसे बड़े संगठन इंटरपोल का इनको क्या महासचिव बनाए, तो कैसे याद रखना है, ब्राजील का कोई बालदेसी, मतलब ब्राजील का देसी, ब्राजील का देसी, वाल्डेसी मतलब ब्राजील का देशी व्यक्ति को क्या बनाया गया है, या ब्राजील के देसी पुलिस कमिश्नर को इंटरपोल का महासचिव बना दिया है। तो बालदेसी से आपको याद हो जाएगा ब्राजील का देसी, ब्राजील का देसी पुलिस कमिश्नर को क्या बनाया है, इंटरपोल का महासचिव बना दिया है। उसके बाद आपको पता है सतीश कुमार महाना क्या बने आपके, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इंजीनियरिंग के अधिकारी को क्या बनाया है, रेलवे का नया, मतलब रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बना दिया है। ये कौन है आपके, सतीश कुमार महाना जी। तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसी को बनाएंगे, तो किसको बनाएंगे, जो व्यक्ति कोई महान काम करता है, तो इनका पूरा नाम है सतीश कुमार महाना। तो आपको यहाँ से आपका लगभग 10 से 12 पेज आपके कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए अपना कि आगे आपको कैसी क्लासेस चाहिए और क्या आपको कमियां, क्या आपको अच्छी लगती है। यदि कुछ अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।